हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमने समास को स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था क्रिया और काल। क्रिया क्या होता है, क्रिया के कितने भेद हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और क्रिया जिस काल में होता है उसको, जैसे क्योंकि काल के साथ ही क्रिया भी आपकी बदल जाती है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था काल। तो यहाँ पर हमने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के काल के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने आपको कुछ वाक्य लिखाए और ये वाक्य पूछे थे कि कौन से काल में ये वाक्य हैं। ठीक है, और बच्चों ने आंसर भी किया था। तो चलिए, आज हमने यहाँ पर समास को उसी दिन काल करके बाद, जो एक्सरसाइज के बाद हमने समास स्टार्ट किया था और बस समास की परिभाषा आपको बताई थी और प्रकार बताए थे। आज आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं संधि। संधि क्या होती है, जहां पर आप क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, लेकिन शब्दों के बीच भी दो वर्ण वहां पर जुड़ते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है, और उससे एक नया शब्द बनता है। अब ऐसे ही सामासिक शब्द या समस्त पद इसको कहा जाता है। देखिए, समास क्या होता है, इसकी हम थोड़ा सा परिभाषा पढ़ेंगे कि समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है छोटा रूप। समास का अर्थ क्या है, छोटा रूप। छोटा रूप यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर दे। हमने आपको कारक पढ़ाया था। कारक के कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया है। कारक के कितने भेद हैं वो आपको पढ़ाए हैं। 8 भेदों के बारे में आपको बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया था। तो जब दो या दो से अधिक पद या शब्दों के बीच से कोई विभक्ति का लोप हो जाता है और वो छोटा रूप बना लेता है, क्योंकि जब लोप करेंगे, कोई चीज आप हटाएंगे, तो पहले वो चीज बड़ी थी, लेकिन लोप होने के बाद वो छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जो छोटा रूप होता है ना लोप करने के बाद, उसे ही हम समास कहेंगे। सामासिक शब्द या समस्त पद उसे कहते हैं। तीन चीजें होती हैं, एक समास, या फिर उसको आप कह सकते हैं सामासिक शब्द, या फिर समस्त पद। इन तीनों में से आप कोई भी चीज आप इसे कह सकते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, क्या लिखा है, रसोई के लिए घर। अब इसी शब्द को आप इसमें जो है के लिए, ठीक है, के लिए का आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसका लोप कर देने पर, ठीक है ना, के लिए का लोप कर देते हैं तो सीधे आपके पास क्या आ जाता है, रसोई घर। रसोई के लिए घर था, आपने इसमें किसका लोप कर दिया, के लिए का लोप कर दिया, के लिए का लोप हो गया। तो अब ये छोटा शब्द बन गया है रसोई घर। तो ये रसोई घर क्या है, समास है, इसे ही हम समास कहेंगे। यहाँ से हमने जो है इसका विभक्ति का लोप कर दिया है, इसलिए ये आपका क्या हो गया है, समास हो गया है, ये सामासिक शब्द हो गया है। जैसे आप संधि विच्छेद करते थे, ऐसे ही आप यहाँ पर भी समास विग्रह भी करेंगे। विग्रह कैसे करेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे, मतलब इसका अर्थ लिखेंगे, पूरा डिटेल में लिखेंगे। रसोई घर का मतलब क्या है, तो रसोई के लिए घर, उसे कहा जाता है रसोई घर। ठीक है ना। तो यहाँ पर विग्रह भी आपका ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ पर विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर किसका लोप हुआ था, के लिए का लोप हुआ था, और इन दोनों से क्या बना था, विद्यालय। ठीक है। अब यहाँ माता और पिता, इसके बीच भी और का लोप हुआ है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया है, समास का विग्रह। जिन भी बच्चों ने नहीं लिखा था प्रीवियस लेक्चर में ये परिभाषा समास की, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद समास के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए, इसकी परिभाषा लिखिए कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अब किसका छोटा रूप, जब दो या दो से अधिक शब्द या फिर पद अपने बीच की, दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करता है, जो छोटा छोटा रूप बनाते हैं, उसे सामासिक शब्द
या फिर उसे समस्त पद कहा जाता है। 3 नामों से उसे पुकारा जाता है। पहला है समास, दूसरा है सामासिक शब्द, तीसरा है आपका समस्त पद। ये 3 नामों से उसे पुकारा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये जो है 2 से ज्यादा शब्द हैं। रसोई के लिए घर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 शब्द हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, के लिए का लोप कर दिया। अब 2 शब्द बन गए रसोई घर, छोटा शब्द बन गया है रसोई घर। इसे ही सामासिक शब्द कहा जाएगा। चलिए इसे जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही साथ समास का विग्रह कैसे करेंगे, जैसे आपने विभक्ति का लोप किया है, अब आप उस विभक्ति को लिख लेंगे तो ये आपका विग्रह, यानी कि उसको पुनः पहली जैसी स्थिति में रखना ही उसका विग्रह कहलाता है। चलिए जल्दी से तो उदाहरण भी लिख लेंगे सबका। समास विग्रह का उदाहरण है विद्यालय, यानी कि विद्या के लिए आलय। माता डैश पिता, माता और पिता। ठीक है, चलिए समास 6 प्रकार के होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे समास के प्रकार। इतना तो शायद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, प्रकार तक आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आगे आज की क्लास में हम करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है, जिन्होंने नहीं समझा है, उनके लिए है ये। चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार, कितने प्रकार के समास होते हैं, यहाँ पर 6 प्रकार के समास बताए हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है आपका बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास। चलिए 6 प्रकार के समास बताए हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। ये 6 प्रकार के समास हमने लिखवाए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में। इतना पढ़ाया था जब हमने काल किया था। इसके बाद चलिए अब आगे एक एक करके हर समास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। चलिए हेडिंग डालिए अव्ययी भाव समास। चलिए अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरी बात, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, अव्यय के बारे में भी जानेंगे। अव्ययी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्ययी कहते हैं। जो शब्द लिंग, यानी कि जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिन शब्दों का वचन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिन शब्दों के कारक को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे हम क्रिया को तो काल के अनुसार बदल देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना तो वो लिंग के आधार पर बदल सकता है, ना तो वो वचन के अनुसार बदल सकता है, ना कारक के अनुसार, ना काल के अनुसार बदलता है। उन्हें आप अव्यय कहेंगे। अव्यय क्या होता है, जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है। इसको जरूर लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में जो लिखा है इसको जरूर लिख लीजिएगा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी है कि पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। देखिए धीरे धीरे जब आप उदाहरण की तरफ जाएंगे ना, हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला पद प्रधान होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। जो पद प्रधान है वो अव्यय भी होगा या पूरा पद भी हो सकता है अव्यय। और अव्यय क्या होता है, जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। ठीक है, अब इसी बात को मैं यहाँ उदाहरण में समझाती हूँ। यहाँ पर एक शब्द लिखा है यथा शक्ति, यथा शक्ति। तो क्या ये यथा और शक्ति ये दोनों बदल सकते हैं?
शक्ति का बहुवचन लिख सकते हो आप, या फिर आप यथा का बहुवचन लिख सकते हो, इसको स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं। शक्ति तो स्त्री और पुरुष दोनों में एक जैसा ही होगा, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। क्या कहा है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कि बार बार एक शब्द आए और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, और दोनों ही शब्द मिलकर किसकी तरह, अव्यय की तरह, यानी कि वो भी परिवर्तित नहीं होगा, लिंग वचन कारक और काल के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होगा, वहां भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद यहाँ चौथा पॉइंट लिखा है, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जो आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं और वहां पर भी आपने अलग अलग, शायद आपने पढ़ा है, आगे आप पढ़ेंगे, तो संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, युक्त जो पद हैं वे भी अव्ययी भाव समास होते हैं। लेकिन आप फिलहाल इन दो पॉइंटों पर फोकस कीजिएगा कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद, और इन 3 पॉइंटों पर। इसको अव्ययी शायद आपने उपसर्ग नहीं पढ़ा है, तो इसको पढ़ाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय, फिर आप समझ पाएंगे उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो देखिए, पहला पद प्रधान होता है, पहली बात। दूसरी, पहले आप पॉइंट्स को सुनिए, फिर जब जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो फिर आपको एक एक चीजें जो है समझ में आएंगी। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद आपका अव्ययी होता है, और अव्ययी क्या है, जो शब्द आपका लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्ययी कहते हैं। अब यहाँ पर शक्ति आपका नहीं बदलेगा, अनुसार भी आपका नहीं बदलेगा, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर अव्ययी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ इसके उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथावसर, तो यहाँ पर अवसर के अनुसार, यथेच्छा, यथेच्छा तो इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, या फिर हर दिन, तो यहाँ पर प्रत्येक दिन को यहाँ पर क्या कहा है, प्रत्येक दिन, इसको आप दिन दिन भी लिख सकते हैं, हर दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात हमने कही थी, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, तो दिन तो आपका दिन ही है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अव्ययी भाव आपका समास होता है। ऐसे ही प्रत्येक, हर दिन, एक एक या प्रतिदिन। फिर देखिए प्रत्यक्ष, इन उदाहरणों को जरूर लिखिएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अक्षी के आगे घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का ना छोड़कर, या हाथों हाथ, हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथों हाथ, रातों रात, रात ही रात में। चलिए, ये आपके उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के, तो जिसमें आपका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद का या पूरा पद आपका अव्यय होता है, वे शब्द, अव्यय क्या होगा, अव्यय को आप अलग से नोट करके लिख सकते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्ययी कहा जाता है, उनको अव्ययी कहेंगे, ठीक है। और यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति भी हो रही है तो दोनों मिलकर अव्ययी की तरह ही प्रयुक्त हो, वहां भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। चलिए, अब देखिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। हमने यहाँ पर 6 समास के बारे में पढ़ा। पहला आपका अव्ययी भाव समास, उसके बाद है आपका तत्पुरुष समास। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि इसके भी यहाँ पर भेद बताए गए हैं 6। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान या दोनों ही पद प्रधान थे, लेकिन यहाँ पर आपका दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार जो है क्या होता है, दूसरे पद के अनुसार होता है।
इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी कि जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको कर्ता और किसको, संबोधन को छोड़कर हे आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास कौन कौन से चिन्ह आ जाएगा। कर्ता और संबोधन को आप क्या करते हैं, कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त, ठीक है, किसी भी, अब देखिए हमने कारक के आपको 8 भेद बताए थे, 8 में से आपने कर्ता और संबोधन को छोड़ देना है। तो कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह आपके अंदर आ जाएंगे यहाँ पर तत्पुरुष समाज में, तो 6 आपके पास बच गए। अब उसी के आधार पर इसके उपभेद भी किए गए हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पर कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। कारक के 8 हमने आपको क्या बताए थे, भेद बताए थे, जिसमें से कर्ता भी है और संबोधन भी है। इनकी विभक्तियों के चिन्ह भी आपको बताया था, यानी कि यहाँ कर्ता और संबोधन की विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा, इसके अलावा और आएंगे। और कितने आएंगे, 2 तो हमने हटा दिए, तो यहाँ पर 6 आपके विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको वो चिन्ह मिल जाएंगे। इसी के आधार पर इसके भी उपभेद हुए हैं, वो भी 6। पहला आपका है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कर्ता हमने छोड़ दिया, कर्म को, तो कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है को। यानी कि ऐसे शब्दों का जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा को। कौन सा चिन्ह मिलेगा, को। जैसे यहाँ पर कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र, ठीक है, कृष्ण को अर्पण नेत्र, तो को शब्द हमने यहाँ पर जब इसका विग्रह किया तो को शब्द आपको यहाँ पर मिला, को कारक का जो चिन्ह आपको यहाँ पर मिल गया है। सुखद, नेत्रों को सुखद, नेत्रों को सुखद, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया है, को, ठीक है। वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इसके बाद है प्राप्तोदक, यानी कि उदक को प्राप्त। ये शब्द आपके कर्म कारक या कर्म तत्पुरुष समास के शब्द हैं, क्योंकि समास विग्रह करने पर आपको क्या मिला, आपको को विभक्ति चिन्ह मिल गया। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसका विग्रह करते समय आपको कर्ता और संबोधन की विभक्तियों को छोड़ देना है। इसका जब आप क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो आपको यहाँ पर कर्ता को और संबोधन की विभक्ति को छोड़कर कोई भी कारक का चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। तो कर्ता और को छोड़ दिया, कर्ता ने कर्म को, कर्ता का क्या चिन्ह है, कर्ता ने। दूसरा है आपका कर्म को, चिन्ह पढ़ा था आपने कारक में, दूसरा इसका कर्म है। इसके बाद आपका करण आ जाता है, तो ये यहाँ पर है क, दोबारा से लिख लिया है ख, आपका करण, ठीक है। कर्ता ने आपने पढ़ा है वहां पर, कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए, के द्वारा, करण से या के द्वारा, ये 2 चीजें आ सकती हैं, या से या के द्वारा, ठीक है। तो करण से या के द्वारा। तो तीसरा है यहाँ पर क्या, करण। चलिए हेडिंग डालिए, करण तत्व। तीसरा है आपका करण तत्व, ठीक है। तीसरा है आपका करण तत्व। तो अब इसका विभक्ति जो चिन्ह है वो से या के द्वारा, यानी कि आप किसी भी शब्द का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा चिन्ह, या तो से मिलेगा या तो के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, तो ये आपका करण तत्पुरुष हो गया है।
हस्तलिखित, अब देखिए यहाँ सिर्फ आपको उदाहरण लिखे हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा आपको समझना है। जब इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें, डिटेल में लिखना चाहें कि ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है, जिसमें करण तत्पुरुष का लोप होता है उसे जिसमें आपका कर्म तत्पुरुष का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। और इसका समास विग्रह करने पर आपको विभक्ति चिन्ह को मिल जाता है, इसको लिखेंगे। इसके बाद आप करण के बारे में क्या लिखेंगे, ऐसा शब्द जिसमें जो है क्या होता है, किसका, से या के द्वारा का लोप होता है, यानी कि करण कारक के चिन्ह का, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उसे हम करण तत्पुरुष कहेंगे। और इसका समास विग्रह करने पर पुनः आपको क्या मिल जाता है, से या के द्वारा आपको चिन्ह मिल जाता है, ठीक है। तो इनको भी आप क्या कीजिएगा, इन्हें आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ईश्वर प्रदत्त, यानी कि ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, से आया, यहाँ देखिए को और सब में को आया है। देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, ठीक है। दयार्ध, दया से आर्द्र, और रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। चलिए जल्दी लिखिएगा इसे। चलिए लिख लिया आपने। अब हमने आपको कारक चिन्ह बताए थे, कर्ता ने, अब ने यहाँ चिन्ह नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ साफ साफ शुरू में कहा दिया था कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना, ये चिन्ह हमने पढ़े हैं कारक चिन्हों में। तो संप्रदान के लिए, अब जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपको से या के द्वारा मिलेगा, यानी कि करण कारक के का जो विभक्ति चिन्ह है वो आपको मिलेगा। संप्रदान में भी आपको क्या मिलेगा, के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए उदाहरण में हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री क्या आ रहा है, के लिए। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आगे देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और इसके बाद देखिए बलि के लिए, बलि पशु, तो यहाँ पर क्या हो गया, बलि के लिए पशु। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी में क्या आ रहा है, के लिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि सब में क्या आ रहा है, के लिए। चलिए इसको भी लिख लेंगे, और साथ ही साथ यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर आपको संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह मिल जाता है, ऐसे शब्दों को आप क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष होता है ऐसे शब्दों में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर के लिए, इससे पहले कारण में क्या है, से या के द्वारा, और कर्म में क्या है, को, ठीक है। तो जल्दी से 3 यहाँ पर तत्पुरुष के बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पहले हमने आपको समास की परिभाषा बताई कि समास क्या होता है, और समास को और किन किन नामों से आप जान सकते हैं। तो जहां पर किसी शब्द को आप क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को आप क्या करते हैं, छोटा करते हैं, उसके विभक्ति चिन्ह का आप लोप कर देते हैं, ठीक है, उसे समास कहेंगे। और उन्हीं विभक्ति चिन्हों को फिर से जब आप लिखते हैं वो आपका विग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। उसके 3 तरह से आप लिख सकते हैं, समास लिख सकते हैं, सामासिक शब्द लिख सकते हैं, और साथ ही साथ समस्त पद आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पर जो हमने स्लाइड में नहीं पढ़ा है, जो इसका प्रथम पद है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। प्रथम पद को कहते हैं पूर्व पद, और बाद का जो पद आता है जिसको हम द्वितीय पद कह रहे हैं वो आपका उत्तर पद कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रथम पद पूर्व पद, बाद के पद द्वितीय पद, उसको उत्तर पद कहा जाएगा। हमने यहाँ पर परिभाषा बताई, समास विग्रह बताया। इसके बाद आज की क्लास में हमने समास के 6 यहाँ पर भेद पढ़े, ठीक है।
6 भेदों की में से हमने 2 भेदों के बारे में पढ़ा। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका कौन सा? अव्ययी भाव समास, जिसमें हमने आपको क्या कहा, पहला पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है। साथ ही साथ पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसके उदाहरण भी हमने पढ़ाए हैं आपको, तो इन उदाहरणों को आपने लिख लिया होगा। दूसरा समास आपका तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। और इसी के आधार पर यहाँ पर हमने क्या कहा, कर्ता और संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त, यानी कि इनके अलावा सभी कारकों की यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग आप करते हैं। इसी के आधार पर इसके 6 भेद हुए हैं। हमने यहाँ पर 3 भेदों के बारे में पढ़ लिया, कर्म, करण और संबोधन, सॉरी संबंध, संप्रदान। ठीक है ना, कर्म, करण और संप्रदान, इन तीनों के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में आगे के समास को हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।